प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट कब तक गिरेगा, कितना गिरेगा, क्या करें, इस पीरियड को कैसे झेले, इस तरह के बहुत क्वेरीज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इन सभी को डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही वर्ल्ड वाइड क्या क्या चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि उसी का असर पड़ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। और ट्रम्प ना, उनके तरफ से इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये जो इंटरटेनमेंट है ट्रम्प का बहुत कॉस्टली है। ये इंटरटेनमेंट अगर बंद हो जाए उसमें ही भला है, क्योंकि इतना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है कि इस तरह का इंटरटेनमेंट हमें नहीं चाहिए। तो इंडियन मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड में ज़्यादातर मार्केट्स ही आज गिरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इंडियन मार्केट देख लेते हैं कि हालात क्या है। तो हालात तो यहाँ भी ख़राब है। मतलब सुबह अगर देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, अभी से भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। और मेरा पोर्टफोलियो भी 2% से भी ज़्यादा गिर गया था स्टॉक पोर्टफोलियो, लेकिन बाद में रिकवरी आया और लार्ज कैप थोड़ा पॉजिटिव भी हुआ था आफ्टरनून में, लेकिन फिर से थोड़ा और गिर गया था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और नीचे सेक्टर और थीम कहीं कोई रिस्पाइट नहीं। डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, बैंक भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, एफएमसीजी, तो ज़्यादातर फार्मा भी नीचे देखें गिरा हुआ। अब जान लेते हैं कि बाजार कब तक गिर सकता है, कितना गिर सकता है। तो अगर आप बिल्कुल मुझसे आंसर पूछोगे कि आप एग्जैक्टली बताओ ना किस डेट तक गिरेगा, एग्जैक्टली कितना गिरेगा, कब से वापस आ जाएगा, तो इसका आंसर ये है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। बट हाँ, अगर गेस वर्क के हिसाब से देखा जाए, कैलकुलेटेड गेस वर्क के हिसाब से, तो देखिए यहाँ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं ना, तो एग्जैक्टली बता पाना, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता है कि वो अगले दिन या फिर नेक्स्ट मिनट इनफैक्ट या नेक्स्ट सेकंड क्या करेंगे, क्या बोल देंगे या फिर क्या कर देंगे, ठीक। तो इसीलिए इस पीरियड के बारे में कुछ भी कमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट हाँ, अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि नियर फ्यूचर में आने वाली हैं। होपफुली अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारे लिए वहाँ से रिस्पाइट मिल सकता है। एक तो उनका सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों बहुत डिले कर रहा है इस इशू पे कि भाई टैरिफ को हटाना है कि नहीं हटाना। नहीं हटाना है क्लियरली बोल दो, नहीं हटाना है, और हटाना है तो हटा दो, ठीक है। तो इस पे क्लैरिटी जो कि कभी भी आ सकता है, ठीक है, हर एक कुछ दिन पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ का बैठता है। उसके बाद नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस हैं वहाँ पे, तो वहाँ अगर ट्रंप ज़्यादातर सीटें हार जाते हैं तो उसके कारण भी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रंप पे प्रेशर पड़ेगा। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अजीबोगरीब हरकतें, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो इवेंट, यूएस रिलेटेड इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बट हाँ, मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक तो आइडियली हमें रेडी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा ना इवेंट्स, उससे ही आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक का तो प्रॉब्लम है। इसीलिए पिछले कुछ समय से लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ कैश रखने का मतलब बनता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट चल रहा है एसआईपी टाइप ना मंथली, बहुत अच्छी बात है। मार्केट नीचे अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं, लेकिन इस तरह के पीरियड को अगर आपको झेलना है ना, तो आपके पास थोड़ा कैश होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप क्या करेंगे ना। क्योंकि यूरोपियन यूनियन से भी अब उनका प्रॉब्लम चल रहा है, रसिया से तो चल ही रहा था, चाइना से चल ही रहा था, इंडिया से चल ही रहा था, ब्राज़ील से चल ही रहा था, ले देकर उनके पास यूरोपियन यूनियन ही बचा था, यूरोपियन कंट्रीज़ बचे थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चालू हो गया उनका। तो बहुत डिफ़िकल्ट है। प्लस ईरान के ऊपर कभी भी अटैक किया जा सकता है। ईरान पे स्टेटमेंट आया कि मैं पूरे ईरान को ही ख़त्म कर दूंगा, इस तरह का स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। तो बहुत कुछ चल रहा है, कुछ भी कमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, कैसे झेलना है इसको मैं आगे कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मतलब यहाँ से 10% 15% और गिर जाए, अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ तब, ठीक है, ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है। यहाँ से 5-10% बहुत हुआ, लेकिन अब यू नेवर नो ना क्या इवेंट हो जाएगा फ्यूचर में। आपस में ये लोग लड़ लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ईरान पर अटैक हुआ, अगर ईरान ने ज़्यादा रिटेलिएट नहीं किया तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होने लगा, ठीक है। ये जो ऑयल सप्लाई है, ऑयल का सी रूट्स है, उस पर अगर डैमेज पहुँचा तब तो सबके कारण प्रॉब्लम आएगा ना। प्लस ग्रीनलैंड की बात हो रही है, ग्रीनलैंड पे अगर सही में कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज़ रिटेलिएट करते हैं ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस पीरियड को कैसे झेलें, क्या करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। पहले का इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, अप डाउन लगा रहता है। इस पीरियड को जो झेल लेगा
वो अच्छे रिटर्न बाद में फ्यूचर में जनरेट कर पाएगा। जो भाग जाएगा उसको तो खैर या तो रिटर्न नहीं आएगा, लॉस होगा। ठीक है, इसको ऐसे देखें, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, मंथली कंसर्न नहीं होना चाहिए, अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि डेली जब मार्केट इस तरह से गिरता है ना, और खुद का पैसा आप देख रहे हो कि डेली कम हो रहा है, तो इस पीरियड को झेलना बहुत डिफिकल्ट। ह्यूमन बींग्स हम लोग ना, डर तो सबको लगता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ें करिए अपना। एक तो है कि भाई अपना जो कैश का अमाउंट है ना, थोड़ा बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड को तो टच करने का मैं पर्सनली कभी नहीं बोलता हूँ कि भाई टच करना चाहिए, मैं भी टच नहीं करता हूँ। लेकिन अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है कि भाई 30-40% गिर गया है, 50% गिर गया है, ठीक है, और वहाँ पे सही में फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे भी कॉल लिया जा सकता है कि वहाँ से भाई थोड़ा बहुत पैसा हम निकाल लें। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा मतलब बनता है। और अगर ऑलरेडी आपके पास कुछ कैश है या फिर जो फ्यूचर का पैसा आपके पास आ रहा है, वो पैसा आप ट्राई करें कि अपने पास रखें। देखिए, थोड़ा सा पैसा बचा रहता है तो कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए 100 रुपीज़ है, पूरा 100 रुपीज़ आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया और वो 100 रुपीज़ 70-80 बन गया है, उससे भी नीचे चला गया। पीरियड को झेलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके पास अलग से कुछ पैसा है नहीं, इमरजेंसी कहीं काम पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो आप डर कर वो बेचने लगते हैं। ठीक, तो अपने पास थोड़ा पैसा रखेंगे आप ना, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उधर गिरेगा तो आप डरेंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसा है इमरजेंसी के लिए। तो ये जो पैसा है आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि भाई मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, तो अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं तो आपको रिटर्न्स थोड़ा बढ़कर आएगा। और दूसरा, ये जो पैसा आपके पास है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि चलो ठीक है भाई, वो तो वापस आएगा ही, हो सकता है 1-2 साल का पीरियड लग जाए, कुछ पीरियड लग जाए, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है, उस पीरियड के को झेलने के लिए मेरे पास कुछ पैसा रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं इनफैक्ट अब तो काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कि भाई मैं तो कैश रख रहा हूँ फिलहाल, और कुछ तो मैंने कल भी आपको बताया स्टॉक बेचा है। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ पैसा है, तो मैं पैसा रख रहा हूँ अपने पास थोड़ा बहुत। बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में पैसा रखना। यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाता है, अच्छी बात है भाई, मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, ऊपर जाएगा। और मान लीजिए और गिरता है तो वो भी ठीक है भाई, मेरे पास पैसा रखा हुआ है, मैं और अच्छे रेट पर इन्वेस्ट करूँगा। तो आप दोनों तरफ रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि या तो आप पूरा बेच के पूरा पैसा रख लें, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा मेरे अनुसार, या फिर आप पूरा का पूरा इन्वेस्टेड रहे, आपके पास एक पैसा ना हो, वो भी रिस्की होता है। यहाँ से हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर लेकर चला जाए तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बट हाँ, आपका पैसा है, डिसीजन तो आपका है। मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर सकता हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, डावोस में आज ट्रम्प का भाषण आने वाला है। ठीक है, तो आज शाम में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय, या फिर हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, शाम में आज उनका आने वाला है, तो वो भी वोलाटाइल ही आएगा, कुछ ऊपर नीचे की बात ज़रूर बोलेंगे वो। उसके कारण भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो। और उसके बाद एक बार उनका भाषण हो गया, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी है CNBC के साथ, वहाँ तो और भी ज़्यादा ऊट पटांग कुछ बोलेंगे वो, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है कल भी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आ सकता है, उसके कारण देखना होगा क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल तो उन्हीं पे सब कुछ डिपेंडेंट है ना। और प्लस US मैप उन्होंने रिसेंटली दिखाया ना, शायद कल न्यूज़ में ऐसा कुछ है कि US मैप में अब वो ग्रीनलैंड शो करने लगे हैं, वेनेजुएला शो करने लगे हैं, कनाडा शो करने लगे, सब कुछ US का पार्ट है। कुछ दिनों पहले तो वेनेजुएला का उन्होंने प्रेसिडेंट भी खुद को घोषित कर दिया, अब हो सकता है आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड का प्रेसिडेंट घोषित करेंगे खुद को, और उसके बाद कनाडा का भी। तो वर्ल्ड में फ़िलहाल बहुत कुछ चल रहा है। एक तो ईरान के लिए उनका स्टेटमेंट आया कि मैं पूरे ईरान को ख़त्म कर दूंगा, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया है। ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, उसके बाद अगला टारगेट बोला जा रहा है कनाडा होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ के बीच में ये जो मार्केट अप डाउन हो रहा है पूरे वर्ल्ड का मार्केट, तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं चलता है। लेकिन अगेन ये सब फेज़ है। ठीक है ना, उसके बाद फ्रांस के साथ उनका कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। और इंडिया फ्रांस से डिफेंस टाइप बहुत अच्छा है इंडिया का, और भी बहुत कुछ प्लान हो रहा है कि फ्रांस से हम खरीदेंगे। उसको लेकर ट्रम्प फिर से इंडिया से और ज़्यादा चिढ़ेंगे। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि भाई मुझे नहीं मिला तो अब मैं पीस का ठेका लेकर नहीं रहूँगा, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया है कि भाई पहले मैं पीस बोल रहा था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा, मैंने इतने सारे ना युद्ध रुकवाए हैं, तो मुझे कुछ मिला तो है नहीं, तो पीस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो भाई मैं अब कंट्री के हित में जो कुछ भी अच्छा होगा वो करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए ना आप ग्रीनलैंड को ले रहे हैं। नॉर्वे के इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऐसा खत लिखा था, तो उन्होंने रिप्लाई किया भाई गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, वो एक अलग एजेंसी होता है, जो कोई कमिटी होता है जो कोई डिसाइड करता है, बट ट्रम्प को तो इन चीज़ों से लेना देना नहीं है ना। तो मोस्टली नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नहीं मिला तो इसके कारण और ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो देखिए यहाँ पे ना आप लोग का हमेशा आता है ना कि भाई ये जो
ट्रम्प है या फिर यूएस है, उसको क्या किया जाए कि थोड़ा कंट्रोल में आए। तो ऑफ कोर्स उसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए सबको मिलना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के लिए कवर कर दूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि पहले बोला था कि इस जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी आ रहा है थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन ये जो रिजल्ट्स आ रहा है ना इसमें एक स्पॉइलर आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मिक्स्ड है, सही बात है, अभी ऐसा नहीं कि खराब बोलेंगे, मिक्स्ड है। लेबर कोड को मैंने पहले भी कवर किया था ना, पहले हमारे यहाँ 29 लॉज थे जिसको कि अब 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया है कंपनीज़ का ना, खासकर वन टाइम जो खर्च है वो इसी बार शो हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि जो लेबर इंटेंसिव कंपनीज़ हैं ना, उस पर जो उनका वेज बिल है वो अबाउट 5 to 15% तक बढ़ गया है, ठीक है, और कहीं कहीं हो सकता है इससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आईटी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उसमें सुन रहे होंगे सब में ना कि भाई लेबर कोड के एक्सपेंसेस, वन टाइम एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा आ गया, या तो प्रॉफिट कम हो गया या प्रॉफिट उड़ गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है इसके कारण बुरी तरह से हिट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डैम्पनर है इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो नाउ यूएस का क्या किया जाए, तो देखिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आया है हमारे सामने, जो कि अगर बाद में बढ़ता है तो यूएस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना। डेनमार्क का एक पेंशन फंड है, उसने यूएस ट्रेजरी से 100 मिलियन का सेल कर दिया है, मतलब उसने यूएस ट्रेजरी मीन्स यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया था पेंशन फंड ने, जो कि 100 मिलियन US डॉलर्स का बेच दिया है। क्यों बेच दिया, बोला जा रहा है कि भाई यूएस गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेस है वो सही नहीं है, तो बहुत रिस्की है इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए उन्होंने बेच दिया है, ठीक है। यूएस का फाइनेंसेस सही में बहुत ख़राब है, पहले कई बार मैं इन चीज़ों को डिटेल में कवर कर चुका हूँ, फिर से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यूएस का जो बजट शॉर्टफॉल है ना 1.78 ट्रिलियन US डॉलर्स था लास्ट ईयर, 1.78 ट्रिलियन। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है 124%, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है, रेवेन्यू कितना है गवर्नमेंट का, कमाई है 5.23 ट्रिलियन US डॉलर्स, और स्पेंडिंग कितना है, खर्च कितना कर रहा है सरकार 7.01 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो डिफिसिट कितना आ रहा है 1.78 ट्रिलियन, और ये जो डिफिसिट आ रहा है इसको कौन भरपाई कर रहा है ना, 1.78 ट्रिलियन का भरपाई कौन कर रहा है, कौन खरीद रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिजिकल ईयर 2025 का डेटा है, एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना है 3.36%, ठीक है, और टोटल डेट है 37.64 ट्रिलियन US डॉलर्स। उसके जीडीपी अबाउट 30 के आसपास है, उससे बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए जो लाइन आपको दिख रहा है ना वो एवरेज इंटरेस्ट रेट का है, तो एवरेज इंटरेस्ट रेट देखिए पहले से कितना ज़्यादा हाईएस्ट पे है, पिछले कई सालों से इसका कंपेयर कीजिए ना 3.36। इतना ज़्यादा होना और इतना ज़्यादा डेट है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये जो डेट है ना इसका अच्छा खासा रीपेमेंट इस साल ड्यू है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मेजर फॉरेन होल्डर्स ऑफ ट्रेजरीज, ठीक है, यूएस का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या टी बिल्स है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है जापान का देखिए सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें नवंबर 2024, और लेफ्ट में देखेंगे तो नवंबर 2025 ये लेटेस्ट डेटा है। तो जापान का 1.2 ट्रिलियन US डॉलर्स अभी इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा यूएस ट्रेजरीज़ में, और पहले से काफ़ी बढ़ा है। यूके नंबर सेकंड पे है, इसका भी पहले से बढ़ा है, लेकिन चाइना देखिए थर्ड पे है ना, ये घटा रहा है चाइना, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड किया है चाइना के लिए। उसी तरह से इंडिया और ब्राज़ील भी देखेंगे ना, मैंने रेड किया है, दोनों घटा रहे हैं, ठीक है, इंडिया ब्राज़ील भी। तो ब्रिक वाले सारे लोग घटा रहे हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसका अगर आप देखें ना तो वो लोग बढ़ा रहे हैं, अभी भी यूएस ट्रेजरीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि भाई कल भी मैंने बताया था ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ का अबाउट 8 ट्रिलियन US डॉलर्स का यूएस में इन्वेस्टमेंट है, डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर, ठीक है। तो अगर ये लोग पैसा थोड़ा निकालना शुरू कर दे या फिर एडिशनल पैसा डालना रोक दे या कम कर दे, रोकना तो संभव नहीं है, कम कर दे, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम आएगा यूएस में ना। यूएस मिड टर्म इलेक्शंस है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक
ठीक है, वहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। अगर बाहर से थोड़ा ही प्रॉब्लम गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। इंटरेस्ट बर्डन ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ पे। अगर वहाँ से पैसा निकला या पैसा कम जाने लगा, ठीक है, बॉन्ड का डिमांड घटने लगा तो इंटरेस्ट रेट और तेज़ी से ऊपर जाएगा। जो इंटरेस्ट बर्डन है, इतना ज़्यादा डेट लिया हुआ आपने, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यूएस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप ये जो सोच रहे हैं मैं दुनिया चला रहा हूँ ना, अगर ये कंट्रीज़ मिलकर इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत बस यहाँ पर इंडिकेशन देना है, ठीक है, इंडिकेशन से ही यूएस का जो स्टॉक मार्केट है ना बुरी तरह से गिरने लगेगा और बॉन्ड यील्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। बट लेट्स सी, इतना आसान नहीं है ये सब करना, लेकिन उपाय है करने का, ठीक है। प्लस ये जो टैरिफ उन्होंने किया है ना, तो टैरिफ उनका जो भी अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार टैरिफ का जो ज़्यादातर हिस्सा है या तो यूएस कंपनीज पे कर रही हैं या फिर यूएस कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं। उसके कारण इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं लगता है कि कंट्रोल में आएगा, थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा इन्फ्लेशन वहाँ का। और प्लस वहाँ का जो इंडस्ट्री है वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट रहा है ना। अब जैसे वहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्री है, बाहर से सस्ता रॉ मटेरियल लेकर वो सामान बनाकर फिर एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन अब ये जो टैरिफ्स लग गए हैं उसके कारण अगर बाहर से वो इंपोर्ट कर रहा है तो महंगा सामान उसको मिल रहा है, तो वो कॉम्पिटिटिव तो रहा ही नहीं। बाहर कैसे अपना सामान एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। यूएस में अगर कोई बना रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल उसको महंगा मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स बाहर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, एक्सपोर्ट में उसको दिक्कत होगा। तो देखिए आने वाले समय में यूएस में बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिख रहा है, बस उसको थोड़ा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा भी इस तरह का किया जाए ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि यूएस को खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है, ठीक है। तो अगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इम्पीच कर दिया जाए ना, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, वो भी किया जा सकता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो आपको छोटा मोटा ना सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। हाँ, सीनेट में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो लेट्स सी, वही मैं बोला, नवंबर इलेक्शन में अगर वो बुरी तरह से हारते हैं ना तो वो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और प्लस यहाँ पे जिस तरह की हरकतें हैं, उनके खुद के पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ वोट करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 25th अमेंडमेंट के तहत वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट प्रेसिडेंट को अनफिट डिक्लेयर कर दे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सके। बट देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला जो पीरियड है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा जियोपॉलिटिक्स के मामले में, ठीक है। तो उसको हमें झेलना होगा। अच्छा यही होगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कैश या फिर थोड़ा ज़्यादा कैश, इनफैक्ट मैं तो ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा कैश रखने का, अगर रखें तो हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए वो अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट में टिकना है और टिकने के लिए ज़रूरी है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हो ना तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रहे, ताकि आप उस वोलेटिलिटी को झेल सकें और बाद में उसका एडवांटेज उठा सकें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।